वो डेड बॉडीज़ हैं और वो बहुत 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज बहुत सारी हैं। ऐसा लगता है कोई यहाँ बैठा है, हम कुछ देर पहुँचेंगे और वो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति आराम कर रहा, थोड़ी देर में चलना शुरू कर देगा। जब हम उसके बगल से पहुँचते हैं तो उसके इतने तक बर्फ़ लगी हुई है। वो लेडी क्लाइंबर है, उसका ऐसा टोपा ऐसा थोड़ा झुका हुआ है। हम रात का समय होता है, निम्मा दाई मतलब मेरे दाई बोलते थे दिन में देख लोगे बहनी तो तुम डर जाओगे। होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं, यूरिन का कलर, जब एक्चुअली में जब यूरिन करने की बारी होती है, जब जाते हैं तो ऐसा लगता है हल्दी घोल के कोई लाल पानी फेंक देता है ना, ऐसा जलन होता है कि तोबा तोबा, मतलब राम 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 याद आ जाते हैं। यहाँ पीरियड्स 5 दिन के लिए होते हैं, वहाँ 2 महीने कंटिन्यू आते हैं। हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। हम लड़कियाँ कुछ भी अचीव कर लें फिर भी हमारा सौंदर्य बहुत मायने रखाता है। बिल्कुल, हर उम्र में। या तो कहते हैं कि अब 30 की हो तो 30 की मत दिखो, और गालों की स्किन का तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो मेरी स्किन आज मेरी उम्र से 10 साल बड़ी है। जल्दी झुर्रियाँ आ गई हैं, आएंगी और भी ज़्यादा आएंगी। सो ऐसे 10 बार स्किन मेरी निकली। सो वो स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे कोई भी सपने ऐसे नहीं थे जो ये मैं कर रही हूँ। कल्पनाएं हो सकती हैं पर सपने नहीं थे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर कुछ भी नहीं है कद आसमान का। और आज जो मेरे साथ शख्स है वो ऐसे ही हौसले से भरपूर है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेघा परमार, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम एमपी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हर जिंदगी पे। थैंक यू सो मच। आपने एक छोटे से गांव से अपने ये जो सपने की शुरुआत की है और आप दुनिया की सबसे ऊंची पीक पे माउंट एवरेस्ट आप फतेह करके आई हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सपना, वो कहते हैं ना, ये बीज कैसे बोया गया आपके दिमाग में? क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल फॉर एवरीवन टू थिंक अबाउट इट कि मैं क्लाइम करूँगी माउंट एवरेस्ट। ये प्रश्न मैंने मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी से पूछा था। मैंने कि मम्मी तम घर से बाहर कभी निकली नहीं है, नहीं तम रक्षाबंधन पे जाओ और संक्रांति पे जाओ। मेरी माँ हमेशा साल में 2 बार घर से बाहर निकलती हैं। रक्षाबंधन पे अपनी मायके जाती हो, और जब हमारे यहाँ संक्रांत 14 जनवरी जब होती है तब वो अपने मायके जाती हैं। इसके अलावा साल भर वो अपने घर पे रहती हैं। अच्छा। जब भी घर के बाहर भी जाती है तो सिर्फ उनकी ठुड्डी लोगों ने, आधे लोगों ने देखी होगी। एक्चुअल में उनके फेस के नैन नक्श कैसे हैं वो बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। तो गांव में हम लोगों के यहाँ 14 इंच का टीवी था, और वो शायद उनको ये सीरियल आता था यात्रा वगैरह कुछ, तो वो बहुत देखना पसंद करती थी। तो मैं उनको बोली थी कि मम्मी मैंने गांव में कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, पहाड़ चढ़ने का कभी सोचा नहीं था। एक्चुअल में तुमने ये नाटक देखे होगा और तुमने कुछ सोची होगी, इसलिए मैं ये घर पे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये शुरुआत हमारी माँओं के सपनों की इच्छाओं की होती है, जो किसी और रूप में हमसे कराते। ना मेरी कल्पना थी ना मेरा मन था। मेरा तो सिंपल ये था, जब मेरी खुद की 2 साल की उम्र में सगाई हो गई थी तो मेरे ड्रीम्स 12th क्लास में ये थे, 18 ईयर्स में, कि अरे हमारे कोई फ़ोन ला दो, मैं भी सब लड़कियों बात करें अपना अपना घर वाला से, मैं भी कर लूँ। और मेरे ड्रीम थे कि घर में वहाँ पर फ्रिज होना चाहिए। मेरे ड्रीम थे कि उस घर वाले को बोल दो कि बस मुझसे राग वाग से बर्तन ना हो जाए। तो मेरे ड्रीम वैसे थे, कभी नहीं था कि माउंटेनियरिंग करनी है, डाइविंग करनी है। तो ये कब कैसे क्या हुआ, बट और धीरे धीरे हो गया। सपने नहीं थे। हमने आपकी फ़ोटोज़ देखी हैं जिसमें आपकी स्किन एकदम, आपकी फेस एकदम ख़राब हो गया है। मुझे बताइए कि क्या होता है जब आप ऊपर जाती हैं, और क्या बेसिकली फ़िज़िकल क्या चेंजेस आते हैं? हम लड़कियाँ कुछ भी अचीव कर लें फिर भी हमारा सौंदर्य बहुत मायने रखाता है। बिल्कुल। हर उम्र में। या तो कहते हैं कि अब 30 की हो तो 30 की मत दिखो, मोटी है तो पतली रहो, लंबे बाल रखो, और गालों की स्किन का तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो मेरी स्किन आज मेरी उम्र से 10 साल बड़ी है। जल्दी झुर्रियाँ आ गई हैं, आएंगी और भी ज़्यादा आएंगी। तो जब मैं एक्सपीडिशंस पे जाते तो आप दुनिया की कितनी अच्छी भी सनस्क्रीन लगा लो, कुछ भी कर लो, वो सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट आके आपकी पूरी स्किन को झुलसा देती है। तो वो एक बार निकलती है, हम लोग एक बार रोटेशन पर जाते हैं, 2 फिर बेबी स्किन आती है, फिर वो भी जल जाती है, फिर वो चमड़े की तरह निकल जाती है। इस तरह से होती है। ठोकर लगने के बाद एक मोटा चमड़ा आता है ना ब्राउन कलर का, उसको निकालोगे तो इसके नीचे से कैसा पिंक पिंक सा दिखता है। बिल्कुल फ्रेश स्किन आती है। तो वो निकल जाता है, फिर 3 दिन बाद फिर रोटेशन होता है, फिर निकल जाता है। सो ऐसे 10 बार स्किन मेरी निकली। सो वो स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पीरियड्स 5 दिन के लिए होते हैं, वहाँ 2 महीने कंटिन्यू आते हैं। हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। सो पहली बार मुझे भी नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल कप नाम की चीज़ होती है। तो मैं सैनिटरी पैड यूज़ करती थी, सो छिल जाती थी पैर दोनों। तो बस एक टाइम के बाद ऐसा लगता था कि बस अब पैर दूर करके चलूँ। तो मेरी चाल बदल जाती थी, जो मेरा शेरपा भी नोट करता था। पैड चेंज करने होते थे तो शेरपास बाकी सारे लोगों को ठंड में बाहर भेजती थी कि सिर्फ 2 मिनट दे देना, क्योंकि बार बार पानी पीते एक्लिमेटाइजेशन का एक ही प्रोसेस है, पानी पियो यूरिन जाओ, पानी पियो यूरिन जाओ।
आप एक्मेटाइज कैसे हो गए, पानी पियो यूरिन जाओ, सो ये प्रोसेस है हमारा। पर वहाँ यूरिन हम लड़कियाँ पानी कम पीती क्योंकि हमारा सीट हार्नेस आगे की तरफ होता है। इस वजह से हम लोगों को एक्मेटाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है, होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं, यूरिन का कलर, जब एक्चुअली में जब यूरिन करने की बारी आती है, जब जाते तो ऐसा लगता है हल्दी घोल के कोई लाल पानी फेंक देता है ना, और ऐसा जलन होता है कि तोबा तोबा, मतलब राम 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 याद आ जाते हैं। सो ये प्रोसेस टफ होता है। बट दूसरी बार जब मैं 2019 में गई तब मुझे पता चला कि मेंस्ट्रुअल कप नाम की चीज़ होती है, तो मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया। पर वो प्रोसेस भी टफ़ होता है क्योंकि उस समय फिर मुझे बाहर जाना पड़ता था। अब वो लोग टेंट के अंदर रहते थे, मैं टेंट के बाहर रहती थी, तो हम टेंट के बाहर ऐसा गोलनुमा बना देते जिसमें हमारा कमर के इतने नीचे का पोर्शन नहीं दिखेगा, पर यहाँ दिखेगा कि मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। तो टेंट के बाहर कड़क कड़क ठंड और आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो, कुछ दूरी पे दूसरा टेंट लगता है। कैंप 1 में -30 पे पहुंच जाता था। ऐसा लगता था कुछ देर बाद जब हम आए, शरीर के कुछ भाग आपके शरीर में ही महसूस भी नहीं होता था। मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी काम आती है, अपने माइंड को रेडी करना, तो ये मुझे बताओ कि ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मेरे साथ हमारी ही कंपनी का एको क्लाइंबर था, वो आ रहा था। हम लोग हमेशा 2 सनग्लासेस रखते हैं, एक नहीं रखते क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट उनके सनग्लासेस में उनके मास्क का फॉग बहुत ज़्यादा जा रहा था। सो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे क्लाइंब नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी शेरपा ने बोला ज़रूरत ही नहीं पड़ती बहनी कभी सनग्लासेस दूसरा यूज़ करने की, हमें नहीं पता होता है ना, सब कुछ अनप्रोटेक्टेबल होता है। सो मैंने अपना सनग्लासेस उनको दे दिया और हम लोग कैंप 4 के बिल्कुल निकलने की बात थी। अब 18 घंटे चलना था। सो हम सबमिट मैंने कर लिया। सबमिट करने के बाद हमारा गोप्रो यहाँ लगा होता है, सनग्लासेस होता है और जो हमारा टोपा होता है, गांव की भाषा में हम टोपा बोलते हैं, केप होता है, तो उससे कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड होता है क्योंकि कान के पास वैसे होता है। तो जब हम वापस आते तो एक ही लाइन होती है, जाने वालों की भी और आने वालों की भी, तो उसमें हम ऐसे घिसटते हुए एक दूसरे से निकलते हैं। सो एक क्लाइंबर जा रहा था तो उसने मेरे से सिर पे ऐसे से करके निकला, तो मेरा जो कैप था वो एकदम करके निकल गया। तो उसके साथ मेरा गोप्रो गिर गया और मेरा टोपा तो गया ही, मेरा साथ में सनग्लासेस चला गया। यहाँ पर मेरा चश्मा गिर जाता है मान लो तो क्या होता है, ओके कोई क्या फ़र्क पड़ेगा, बट वहाँ पर बर्फ़ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर सीधा हमारी रेटिना के सीधे रिफ्लेक्ट करती है वो, तो उससे तो मेरी रेटिना झुलस जाती है, जल जाती है पूरी। सो उसके वजह से उसे स्नो ब्लाइंडनेस का इट्स टू मच पेनफुल। कई बार वो एक दिन के लिए आपकी रोशनी चली गई आ सकती है, कई बार 4 दिन के लिए जाती है और कई बार ज़िंदगी भर के लिए भी जाती है। वो डिपेंड करता है किस लेवल का वो झुलसी है हमारी रेटिना। जब स्नो ब्लाइंडनेस होता है तो वो पूरे झुलस जाती है, तो हमारी आसपास की लेयर भी पूरी झुलस जाती है। तो उससे होता है कि आँखें, आपने कभी देखा लाल लाल एकदम फूल जाना, तो इसी वो अंदर सूजन आती है और पूरी हमारा जो ये वाला होता है इसे पलक बोलती है, पूरा सूज जाता है, लाल लाल टोबरे हो जाते हैं एकदम, और कंटिन्यू आंसू आ रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे आँखों में बहुत सारे कंकड़ हैं और वो आपस में पिस रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू फीलिंग ये होती है। तो जब मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हुआ तो हम लोगों को वापस आना था, तो कुछ लोगों ने तो हम लोगों का कैराबिनर, सेफ्टी कैराबिनर बोलते हैं हम उसको, रस्सी में लगा हुआ होता है कि हवा आएगी तो हमें उड़ के हम जाएंगे नहीं, उसमें अटैच रहेंगे। तो मेरे शेरपा ने बोला बहनी आज पैरों में जितनी जान है, ऑलरेडी 2 महीने में शरीर में जान नहीं बची थी, बहनी जितनी जान है उतने पैरों को, क्रैम्पनों को दबाते दबाते आना है, क्योंकि लोग ना मेरा वो सेफ्टी निकाल दिए थे और कई बार मैं बिना सेफ्टी के भी चल दी हूँ। उसके बाद फिर मेरा शेरपा उसको पकड़ के आगे आगे चला, मैं गई। पर ये वैसा था कि कभी आपने देखा है छत पे से लाइट चला जाए और हमें को अंतिम उस पर आना है, हम कैसे टपले मारते आएंगे, सो मुझको तो ऊपर से नीचे आना था। सो ये अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, एक तरह से ये अच्छा था कि पहाड़ की वापसी की कठिनाई दिख नहीं रही थी, आंखों पे ध्यान था, और ये बुरा कह सकती हूँ कि नहीं दिख रहा था तो मर भी सकती थी। शेरपा मेरा शेरपा टचुट, मतलब मैं उसको देवदूत बोलती हूँ, मेरे दाई को, निम्मा दाई को। मैं हर साल नेपाल जाती हूँ उनके दोनों बेटों की फ़ीस भरने के लिए, और मैं मेरे दाई को जाते से ऐसे माँ से बिछड़ा हुआ बच्चा कुछ दिन हॉस्टल में रहने के बाद कैसे गले लगाता है, मैं मेरे शेरपा को बिल्कुल वैसे जाके एकदम गले लगाती हूँ। उनकी वाइफ मेरे लिए हमेशा आलू उबाले, जो मेरे को एवरेस्ट बेस पे दाई खिलाते थे कभी कभी, क्योंकि मैं शाकाहारी थी सेम, तो म्योनीस से आलू, किसी भी हम लोग रूट ओपन होने के बाद हम लोग रोटेशन के लिए जाते थे, तो वो मेरे को आलू और म्योनीस देते थे। तो उन्होंने उनकी वाइफ को बता रखा कि मेरी बहनी इंडिया से आती है, उसको वो बहुत पसंद है, तो हर बार वो मेरे लिए बना के रखती हैं और मैं अपने दाई से गले लगती हूँ। और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप मेरे लिए देवदूत थे, क्योंकि ऐसे टाइम पे कई सारे लोगों क्लाइंबरों की जो डेथ होती है, शेरपा छोड़ के भाग जाते हैं।
सो हम लोग कैंप, जो मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हुआ था उसका भी रीज़न मेरा स्नो ब्लाइंडनेस ही था। हम लोग कैंप 3 तक दाई ने कहा कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। ग्लोबल रेस्क्यू होता है जिसके लिए हम 90,000 रुपये पे करते हैं। सो जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है तो 6 बजे तक ही हेलीकॉप्टर के आने की परमिशन होती है। स्पेशल केसेस में था कि वो मेरे को एक वो कौन सी मशीन होती है, लाइन चेंज ऐसी होगी वो मेरे को एंकर से अटका देगा, ऊपर नहीं लेता है, उससे रीढ़ की हड्डी टूट भी सकती है क्योंकि एकदम जर्क लगता है। पर यह था कि मेरे को लेके जा सकते हैं। 6 बजे तक हम कैसे अगले दिन कैंप 3 तक पहुँचे। मेरे हेलीकॉप्टर की भड़ 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 आवाज़ आ रही है। मैंने अपनी ज़िंदा रहने की सारी ताकत वहाँ लगा दी थी और फिर से हेलीकॉप्टर की आना आवाज़ बंद हो जाती है क्योंकि सूरज डूबने लग गया तो हेलीकॉप्टर रुक नहीं सकता था। तो मेरे को जितनी मेरे में शक्ति थी, मैं मतलब ऐसा लोट मार के कोई रोता है ना, मैं वापस में उतनी ज़ोर से रो रही थी। और दाई ने बोला हेलीकॉप्टर चला गया और फिर से हमने चलना शुरू किया। हम लोग अगली रात 2:30 बजे कैंप 2 में पहुँचे और कैंप 2 पहुँच गया। मुझे ये पता चला और मैं पत्थर पे जाके से लेट गई चारों हाथ पैर से, बस अब हो गया। और इतना फूट के मतलब रोना आ रहा था। फिर हमारे कुक दाई थे वहाँ पे मौजूद कि मेरी टीम में से किसी का सबमिट नहीं हुआ था, मेरा हुआ था। और मेरे को उन लोगों को लग रहा था कि ये क्लाइंट मर जाएगा, खो जाएगा। पर मेरे शेरपा की वजह से और ईश्वर की कृपा की वजह से पर्वत देवता ने मुझे जिंदा वापस भेजा था। दाई जब मेरे लिए अंदर से पानी लेकर आए, हाँ, आपने कभी अमृत चखा है? आप कहते हैं ना अमृत कैसा लगता होगा। जब मेरे को 4 दिन के पानी के बाद मतलब होंठ एकदम सफ़ेद जैसे फूले फूले उससे हो जाते हैं, उसमें कट वट तो लग जाता है, वो अलग है। वो जो पानी डालते हैं वो ऐसा लगता है अमृत पिया है। सो वो फीलिंग थी। मैंने आपके पोस्ट चेक करी थी, आपकी पिछले साल ही शादी हुई है और ये एक नई जर्नी होती है हर लड़की के लिए, या इनफैक्ट कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो मुझे बताइए कि ये क्या, जब आप एक माउंट एवरेस्ट चढ़ रही हैं, और दूसरा ये भी है क्योंकि मतलब ये कैसा सफ़र होता है, ये भी पहाड़ चढ़ने के ही बराबर होता है कि आपको बिल्कुल नए लोगों से मिलना है, एक नई फैमिली है जिनके साथ आप इतने सालों से रह के आई हैं, वो सब छोड़कर। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? तो मुझे तो गृहस्थ जीवन भा गया। ओके। मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि 1 वर्ष होने वाला है। मेरी माँ मेरे को बोलती थी कि माँ तो ऐसा डर लगे माई छोरी घर मांडेगी कि नहीं मांडेगी, कई का दिन थारा लगो कि मारे नहीं रहनो, मैं तो अब जा रही, हम हाँ। कहीं नहीं कर पाएंगा। हाँ। सो मेरी माँ की मुझसे ज़्यादा चिंता थी और मुझको भी ऐसा लगता था। पर मैंने पता क्या महसूस किया कि मैं जब पहाड़ पे गई तो मुझे आने के बाद वो बेचैनी जा नहीं रही थी। मैं डाइविंग में गई, वहाँ मुझे फ़ील नहीं हुआ, सब दूर। मैं मेरी मम्मी पापा के पास रहती थी, वहाँ के माहौल में ये सब चीज़ें। बट मैंने जिनको चुना तो मेरे पहले मन में ये कहा कि ये परिवार मैंने बनाया। दूसरा सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये लगी कि मेरे को मेरा जीवन एक टाइम के बाद ठहराव भी मांग रहा था, थोड़ा सा ठहराव। कि आप कभी परिवार में, मैं कहा तू कभी रही नहीं है, कभी मामा के घर रही है, कभी पहाड़ पे रही, कभी समंदर में रही, तो जो परिवार की फीलिंग है वो मेरे जीवन में सबसे मिसिंग थी। और वो मैं वही वाली बेचैनी बहुत खोज रही थी। तो मुझे तो मेरे गृहस्थ जीवन का एक टाइम होता है, आपको अलमारी जमाना है, तो वो मुझे बड़ा पीस देता है। जब बर्तन हो जाते हैं तो मेरा मेडिटेशन, मेरे मायका बोलूँगी, मेरे मायके में भी मैं किचन में काम से ज़्यादा मुझे बर्तन रख दो, आप बर्तन मांजना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं बर्तन मांज के मेरा मेडिटेशन होता है एक तरह से देखा जाए। तो ये सारे काम मुझे बहुत आनंदित करते हैं। और मुझे गृहस्थ जीवन इसलिए भाग गया क्योंकि एक समय के बाद जब आपके जीवन में एक अच्छे व्यक्ति आते हैं जिनसे आप डरते नहीं हो कि इस चीज़ से लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि पता है कि अब यही है जो है। हाँ, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी और ये जीवन का ये अध्याय भी मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल। मेघा, यू आर एन एग्जाम्पल। लोग कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत, इनको ज़्यादा बाहर मत भेजो, इनके पर लग जाएंगे, ये उड़ने लग जाएंगी। लेकिन मेघा हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर आप उनको सपोर्ट करें, उन्हें वो पंख दें, तो वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं इस दुनिया में। थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलना चाहूँगी अंत में। मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, मैं हमेशा 2nd डिवीज़न से पास हुई। पर मेरी माँ ने जो एक लाइन बोली थी, मैं सारी बच्चियों को बोलूँगी, पढ़ाई लड़कियों के लिए एक मात्र माध्यम होता है जिसकी वजह से उन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिलती है। सो आपकी पढ़ाई आपकी आज़ादी है। मैं PhD करी हूँ और ऐसे धक्के मार के करी हूँ। तो मैं सारी लड़कियों को कहूँगी, पढ़ाई केवल वो एक मार्कशीट नहीं है, पढ़ाई आपकी आज़ादी है। जी, थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।